हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी स्टेनो 2025 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 6 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस। और ये पार्ट 2 होगा। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 को डिस्कस कर दिया है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और इस पार्ट में मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस यानी 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी, क्योंकि स्टेनो के एग्जाम्स में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और पार्ट 2 में मैं 25 अगले जो होंगे उसे डिस्कस करूँगी विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के एसएससी के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के पूछे जा रहे हैं, और इसी क्वेश्चंस को देखते हुए आप अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन आप लोगों को अपने स्टडी को भी जारी रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अपना वेस्ट ना करें और अपने फर्स्ट स्टडी पे फोकस करें। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम्स के जीके जीएस के क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलते रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। What is a major difficulty in the data collection process for the happiness index across different countries? विभिन्न देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स हेतु आंकड़े एकत्र करने में प्रमुख कठिनाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सर्वे मेथड्स ग्लोबली, यानी वैश्विक स्तर पर सर्वेक्षण की विधियों में समानता और निरंतरता सुनिश्चित करना। ये एक मेजर डिफिकल्टी होती है डेटा कलेक्शन करने में। तो अब हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स को। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। उसमें से है पहला है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यानी UNSDN। दूसरा है द बेलविंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और तीसरा है गैलूप। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर एक साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को एनुअली पब्लिश किया जाता है। आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें एक लाइफ लैडर बनाया गया है, लाइफ लैडर कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसमें कि रेटिंग स्केलिंग किया गया है 0 to 10, यानी 0 जिसे मिलता है वो वर्स्ट कंट्री कहलाती है, और जिसे 10 मिलता है उसका बेस्ट पॉसिबल लाइफ उसका ये मेजर किया जाता है। तो जो 0 to 10 एक स्केल बनाया गया है इस इंडेक्स को मेजर करने के लिए। अब ये जो इंडेक्स है उसका की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन सा है, यानी कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है इंडेक्स। तो इसमें 6 की फैक्टर्स बनाया गया है, जिसमें कि पहला है सोशल सपोर्ट, दूसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, चौथा है जेनरोसिटी, पांचवा है परसेप्शंस ऑफ करप्शन, और छठा है GNI पर कैपिटा, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम जो होता है पर कैपिटा इनकम उसे। तो इस तरह से टोटल 6 की फैक्टर्स हैं, जिसके बेसिस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को निकाला जाता है। अब इंडिया का रैंक देख लेते हैं 2025 में कितना था। तो 118 रैंक था आउट ऑफ 147 कंट्रीज इंडिया का रैंक था, और 2024 में था 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज, यानी इंडिया का रैंक है जो उसमें कुछ सुधार हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और भी क्लासिकल डांसेस के बारे में। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है उसके अकॉर्डिंग टोटल इंडिया में 8 क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग टोटल
एक और डांस है जिसे छऊ डांस बोलते हैं, उसे भी क्लासिकल डांस में ही इंक्लूड किया गया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 डांस है क्लासिकल, और संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांसेस है। तो उसमें देख लेते हैं 8 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं। तो पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, दूसरा है कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, तीसरा है कथकली केरला का, फोर्थ है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, फिफ्थ है मणिपुरी मणिपुर का, सिक्स्थ है मोहिनीअट्टम केरला का, सेवन्थ है ओडिसी ओडिशा का, और 8वां है सतरिया जो कि असम में किया जाता है। अब जो छऊ डांस है वो ईस्टर्न स्टेट में किया जाता है, जिसमें कि ओडिशा है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। तो इसमें छऊ डांस के 3 स्टाइल्स हैं। उसमें पुरुलिया छऊ जो है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है, सरायकेला छऊ झारखंड में किया जाता है, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इट्स वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर? भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो इसमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद रखना है बस कि उत्तर प्रदेश में जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन है वर्कफोर्स का वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। हाउ मेनी की वेरिएबल्स आर यूज इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट टू एक्सप्लेन हैप्पीनेस लेवल्स? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा? 6 फैक्टर्स। तो ऊपर के क्वेश्चंस में हम लोगों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, कौन कौन से की फैक्टर्स होते हैं, और इंडिया का रैंक क्या क्या है। तो इस तरह से इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 फैक्टर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। गिवन बिलो द स्टेटमेंट्स इन असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन ए में दिया गया है द नेमिंग ऑफ गुड फ्राइडे एज अ पॉजिटिव टर्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अमंग क्रिश्चियन स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशंस। ओरिजिन में दिया गया है द डे इज टर्म्ड गुड टू सिग्निफाई द पॉजिटिव टेक्नोलॉजिकल मीनिंग ऑफ जीसस सेक्रीफाइशियल डेथ। और हिंदी में अगर देखेंगे तो कथन ए में दिया गया है गुड फ्राइडे एक सकारात्मक शब्द है के रूप में नामित करना ईसाई विद्वानों और परंपराओं के बीच सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। और कारण में दिया गया है यीशु की बलिदान पूर्ण मृत्यु के सकारात्मक धार्मिक अर्थ को दर्शाने के लिए इस दिन को गुड कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए फॉल्स है और जो रीजन है वो ट्रू है। तो इसमें जो गुड फ्राइडे जो क्रिश्चियन का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन जो जीसस हैं उनका डेथ हुआ था। तो इसलिए गुड का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म नहीं है। यहाँ पे गुड का मतलब ये सिग्निफाई करता है कि जीसस का जो सेक्रीफाइशियल डेथ हुआ है उसके लिए ये पॉजिटिव वर्ड गुड का यूज किया जाता है। तो इसलिए ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग हो जाएगा और जो रीजन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। विच यूनियन टेरेटरी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली का सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 टोटल पॉपुलेशन इंडिया का कितना था? 121085497 इतना था पॉपुलेशन। मेल्स का पॉपुलेशन था 623.7 मिलियन, फीमेल्स का पॉपुलेशन था 856.5 मिलियन। और डिकेटल ग्रोथ जो हुआ यानी 2001 के सेंसस से के बाद जब 2011 का सेंसस हुआ तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, ग्रोथ कितना हुआ? 181 मिलियन का। 181 मिलियन से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिला। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी जो इंडिया का था वो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था। यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है वो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे थे? 382 पर्सन्स। उसके बाद जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट जो था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो स्टेट थी वो उत्तर प्रदेश था। उसका पॉपुलेशन था 199.8 मिलियन। सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो स्टेट था वो सिक्किम था, जिसका पॉपुलेशन था अप्रोक्सीमेटली 607,688 पीपल थे, पॉपुलेशन था।
सिक्किम का। उसके बाद जो यूनियन टेरेटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरेटरी था दिल्ली, जिसका पॉपुलेशन था 16.7 मिलियन। लिस्ट पॉपुलेशन किसका था? लक्षद्वीप का, जिसका पॉपुलेशन था 64,429। उसके बाद है द यूनियन टेरेटरी जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था, वो था दिल्ली, जिसका कितना था? 11,297 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट डेंसिटी किसका था यूनियन टेरेटरी में? तो ये था अंडमान निकोबार, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी था 46 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद स्टेट में देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट किसका था? तो बिहार का था 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और लोएस्ट डेंसिटी किसका था? अरुणाचल प्रदेश का, जिसका था 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अ कंडक्टर रॉड मूविंग विद अ वेलोसिटी v perpendicular to a uniform magnetic field B if the length of the rod perpendicular to both V and B is L, the induced EMF across its ends is given y। एक चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V के साथ घूम रही है। यदि V और B दोनों के लंबवत छड़ की लंबाई L है तो इसके सिरों पर प्रेरित EMF किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका BLV। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, यहाँ पे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड B है, उसमें एक क्या है, एक रॉड को रखा गया है। ये रॉड है अंदर में और इसका कितना है लेंथ L, और ये मूव कर रही है वेलोसिटी v से। तो इसमें और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ फ्लो हो रही है उसके रिस्पेक्ट में ये जो रॉड है वो परपेंडिकुलर है। सपोज इस तरह से, ऐसे इस तरह से होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से जब रॉड को इस तरह से इधर मूव करवाते हैं भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली, तो इसमें जो ये जो रॉड है वो किस तरह से एक इसके एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। एक इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी जैसा काम करने लगता है, तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड EMF। तो इसी के बारे में फार्मूला पूछा गया है कि इस तरह से अगर रखा जाएगा रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में, लेंथ L है रॉड का, तो इसमें इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है BLV। इसी के बारे में पूछा जा रहा था। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जितने भी फार्मूला जो होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूला होंगे। तो उसमें एक है बायोट सावर्ट लॉ, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है मैग्नेटिक फील्ड को जो कि जनरेट किया जाता है स्मॉल करेंट एलिमेंट से डिस्टेंस r पे। यानी सपोज ये एलिमेंट है और डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसके मूवमेंट के कारण। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL इंटू R वेक्टर बाई R स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है उसे याद रखना है आप लोगों को, सिर्फ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ फार्मूला को याद रखना है। उसके बाद है एम्पियर सर्किटल लॉ। ये जो लॉ है इसमें रिलेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड ए क्लोज्ड लूप टू द टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय द लूप। यानी एक लूप है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके लिए क्या फार्मूला होगा? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सर्कुलर है, स्ट्रेट तो है नहीं, तो ये छोटे छोटे सेगमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये सभी सेगमेंट को एक साथ ऐड करके इंटीग्रेशन को लगाकर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकाला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। उसके बाद है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है डिस्टेंस R पे, और उस वो जो वायर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज ये स्ट्रेट वायर है, यहाँ पे डिस्टेंस R पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। उसके बाद है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, जो कि किसके अंडर आता है, लोरेंज फोर्स के अंडर में। तो फोर्स जो
जो जो ये जो क्यू चार्ज का एक क्या है, क्यू चार्ज है, उसके कारण जो उसके वेलोसिटी के कारण, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, उसके कारण जो क्या होता है, जो इस पे फोर्स अप्लाई करके इसमें वेलोसिटी डाला जाता है, इस पे फोर्स अप्लाई करके वेलोसिटी डाला जाता है क्यू चार्ज पे, और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है F इक्वल टू क्यू वी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अगला फॉर्मूला है फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग वायर। तो यहाँ पे फोर्स दिया गया है जो कि एक लेंथ है, L लेंथ का एक वायर है जिस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस वायर में I करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, यानी इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स लगाने पे इसमें जब मूवमेंट होगा तो इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हमेशा देख रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर होता है, उसके मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इससे जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका रिलेशन हो जाएगा F इक्वल टू ILB। उसके बाद लास्ट फार्मूला है फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन, यानी इसमें रिलेशन किसके बीच में दिखाया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है बहुत सारे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे एक पार्टिकुलर सरफेस एरिया से, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर रिलेशन दिखाया जा रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स और किसके बीच में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में। तो इसका फॉर्मूला होता है EMF इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फार्मूलाज थे, ये सारे फार्मूलाज को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया FTA? बिमस्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड इनहेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु। तो जो बिमस्टेक है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्टेब्लिश किया गया 6 जून 1997 में, और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है यानी हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 मेंबर नेशंस हैं, कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फोस्टर करना, यानी बढ़ावा देना किसके बीच में, ताकि साउथ एशिया के जो भी कंट्री है उससे एक दूसरे को लिंक किया जाए, और साउथ एशिया को जो भी बिजनेसेस हैं, ट्रेड है, उस एक्टिविटी में और ज़्यादा उसे बढ़ावा दिया जाए। इस बिमस्टेक का ये क्या है, एम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। विच इंडियन स्पेस मिशन मार्क्ड द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन? कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? राइट आंसर है PSLV C-37 मिशन। तो जो इंडियन स्पेस मिशन है उसने लॉन्च किया 104 सैटेलाइट्स को इन अ सिंगल मिशन, एक मिशन में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया। और कौन से मिशन के अंदर, तो PSLV C-37 जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 मिशन के अंडर में। और इस मिशन के थ्रू, इस मिशन में इसरो ने इस मिशन को कब किया गया, इसरो के द्वारा किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कब, 15 फरवरी 2017 को। और इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए साइमल्टेनियसली इन वन फ्लाइट। और इसमें इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट है उसे कौन से ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया, यानी कि वैसे ऑर्बिट ये होते हैं जहाँ पे जो सैटेलाइट है उसका जो पोजीशन होता है सन के रेस्पेक्ट में वो हमेशा फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। सैटेलाइट मूव
कर रहा होता है, उसके बावजूद भी इसका जो पोजीशन होता है सन के रिस्पेक्ट में वो हमेशा सेम होता है। तो ये होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जहाँ पे इसरो के द्वारा ये डिप्लॉय किया गया। इसमें इसके साथ साथ जो 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, उसके साथ साथ एक 714 केजी का कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया, और इसमें 103 स्मॉलर को पैसेंजर सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है टेनिस से। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो गेम से रिलेटेड है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बास्केटबॉल में कौन कौन से टर्म्स आते हैं? द एली-ऊप, एयर बॉल, असिस्ट, डंक, ब्रिक, शूटिंग गार्ड, फॉल, बैकबोर्ड, बैंक, कोर्ट, ड्रिबल, बॉलर, सेंटर, फास्ट ब्रेक, फ्री थ्रो, ब्लॉक, बास्केट, बॉक्स, बॉल हैंडलिंग। उसके बाद है क्रिकेट, इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं क्रिकेट बैट, डक, अपील, बाउंड्री, एसेस, बॉल, विकेट, बेल, बाउंसर, ऑलराउंडर, बाय, सेंचुरी, इनिंग्स, आर्म बॉल, बॉल टेम्परिंग, बॉल, क्रीज, ऑल आउट, बैट्समैन, बॉलर, कॉट, फास्ट बॉलिंग, कट एक्सेट्रा। उसके बाद वॉलीबॉल है, इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ब्लॉक, एस, डिग, बम्प, अटैक, किल, साइड आउट, असिस्ट, फ्लोटर, हिट, लेब्रो, अटैकर, बैक रो अटैक, डिंक, फॉल, फ्री बॉल, जॉस्ट, जंप सर्व, पैनकेक, सर्व, सेंटर लाइन, डबल हिट, फुट फॉल्ट, फोर आर्म पास, ये सभी। उसके बाद है फुटबॉल, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सेंटर, डिफेंडर, टैकल, ब्लीड्स, कॉर्नर किक, एक्स्ट्रा टाइम, गोलकीपर, लाइन ऑफ स्क्रीमेज, बॉल, कॉर्नर बैक, डाउन, ड्रिबल, फील्ड गोल, गोल, ग्रिडियन, किक, पेनाल्टी, पिक्सकिन, टर्म, टीम, बैकफील्ड, पास, बैक। उसके बाद है टेनिस, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एस, एड, ऑल, एले, अप्रोच, बैककोर्ट, बैकहैंड बेसलाइन, ड्यूस कोर्ट, डबल फॉल्ट, डबल्स, ड्रॉप शॉट, फॉल्ट, फुट फॉल्ट, फोरहैंड, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वॉली, लेट, लॉग, मैच, नो एड, नो मैंस लैंड, आउट, ओवरहेड, पोच, पॉइंट, रैली, रिसीवर, सर्वर, सर्विस ब्रेक, सेट, स्लाइस, स्मैश, स्पिन, स्ट्रोक, टाई ब्रेक, टॉप स्पिन और वॉले। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जिसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस किया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जब टीसीएस एग्ज़ाम करवाती थी तब भी ये पूछे जा रहे थे, और अभी एजेंसी चेंज हुई है तब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग एससी एंड एसटी कम्युनिटीज? एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? राइट आंसर है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया अप्रैल 2016 में, और इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन जो है कंट्री के, उन्हें इनकरेज करने के लिए इस स्टैंड अप स्कीम को लाया गया। इसमें क्या किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एसटी और एससी और वीमेन लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये जो इनिशिएटिव है ये एक पार्ट है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस का, और ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। इसमें जो लोन का अमाउंट है वो 10 लाख से 1 करोड़ दिया जाता है, और इसमें जो इस स्कीम के लिए हर बैंक जो है वो फैसिलिटेट करेगा टू इंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट को, यानी एक देगा एससी एसटी को और एक देगा वीमेन इंटरप्रेन्योर को। और इसमें रुपे कार्ड को प्रोवाइड किया गया ताकि वो क्रेडिट को विड्रॉ कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। मैच द कॉलम विथ देयर डिस्क्रिप्शंस। कॉलम ए में दिया गया है लॉज के बारे में, और कॉलम बी में उस लॉज के बारे में डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है। तो लॉ में कौन कौन सा है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, यानी मांग का नियम है, घटते सीमांत उत्पाद का नियम है, और परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। तो इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल में देखेंगे, उसके बाद मैच करेंगे।
तो सम इकोनॉमिक जो लॉ हैं उसके डेफिनेशंस को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है कि जब गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, यानी क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो कंज्यूमर जो होगा वो खरीदारी कम करेगा, यानी जो परचेज है वो कम हो जाएगा। क्या होगा, जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये अपोजिट रन करता है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, और जैसे ही प्राइस फॉल करेगा तो कंज्यूमर है वो ज़्यादा परचेज करेंगे, यानी ये क्या होगा, डिमांड प्राइस जब कम होगा तो डिमांड है जो इंक्रीज करेगा। यानी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस के, यानी प्राइस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिमांड के, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, प्राइस अगर गुड्स के राइज होते हैं तो प्रोड्यूसर है वो अपना सप्लाई ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि क्या होगा, अगर गुड्स का प्राइस ज़्यादा है तो सेलर को ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए वो सप्लाई ज़्यादा करना चाहेंगे। और लेकिन जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई का कम हो जाता है, यानी जो सेलर होते हैं वो सप्लाई कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो वो उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा। यानी जब प्राइस राइज होगा तो सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगा, यानी जो प्राइस और सप्लाई है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलते हैं आगे। तो उसके बाद है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये एक ऐसा मार्केट का कंडीशन होता है जहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करता है, यानी यहाँ पे सप्लाई भी होंगे और डिमांड भी प्रोपोर्शनली होगा, साथ साथ होगा। तो इस तरह से मार्केट में इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। उसके बाद है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो अगर किसी पार्टिकुलर गुड्स और सर्विस का एक यूनिट अगर कंज्यूम कर रहा है, उसके बाद अगर और ज़्यादा वो यूनिट गुड्स और सर्विस का कंज्यूम करना शुरू कर देता है तो उसका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है और जिसे यूटिलिटी भी बोलते हैं वो गेन करना कम हो जाता है। तो इसे एग्जाम्पल समझेंगे। सब उसे क्या किया गया, एक पिज़्ज़ा दिया गया, तो फर्स्ट टाइम जब ये पर्सन कंज्यूम करेगा इस पिज़्ज़ा को तो उस समय जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे जो यूटिलिटी मिलेगा उसे, वो जब उसे ज़्यादा सपोज एक मिला, उसके बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, इस तरह से और ज़्यादा उसे एडिशनल पिज़्ज़ाज मिलते गए, तो फर्स्ट टाइम जो सेटिस्फैक्शन होगा और ये दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से खाएगा तो उस समय जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कम होता जाएगा। क्योंकि नॉर्मली भी आप लोग देखते होंगे कि जिस चीज़ का नीड है वो अगर मिल जाए तो उस समय ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है, और वही चीज़ बार बार मिलता जाए तो उसका सेटिस्फैक्शन है जो कम होने लगता है, जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो सक्सेसिवली घटता जाता है। तो यही इसमें बताता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। आगे चलते हैं। आगे है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, अगर प्रोडक्शन में दो इनपुट है, एक ए है और एक बी है, सपोज ए को कांस्टेंट रखा जा रहा है और बी को इंक्रीज किया जा रहा है। सपोज यहाँ पे ए लैंड है और बी लेबर है, तो लेबर को सपोज पहले स्टार्टिंग में बढ़ाया गया, एक था पहले, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से बढ़ाया जा रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 1 2 3 करने पे जो प्रोडक्शन है वो एक टाइम तक वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही और ज़्यादा होते जाएगा, यानी इनपुट बढ़ाएंगे, यानी लेवल बढ़ाते जाएंगे 4 5 6 इस तरह से, तो क्या होगा, एक ही काम के लिए बहुत ज़्यादा लेबर हो जाएंगे, तो उन लोगों में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हो रहा था पहले उसमें भी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही बताया जाता है कि जब एक इनपुट को कांस्टेंट रखा जाता है, और दूसरे इनपुट को इंक्रीज किया जाता है, तो एडिशनल आउटपुट जो होते हैं वो एक टाइम पे गेन करते हैं, लेकिन आगे इनपुट अगर बढ़ाएंगे तो वो अचानक वो जो प्रोडक्शन है वो गिरने लगेगा। तो ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग इसे मैच करेंगे क्वेश्चन में।
तो पहला है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या देखा था, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरह से ये अपोजिट रन करते हैं, तो इसलिए ए का हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। यानी मांग का नियम जो होता है वो क्या बताता है, आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशाओं में चलती है। दूसरा कौन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होता है, जैसे ही एक सर्टेन टाइम के बाद जब क्या होगा, उसका जो यूटिलिटी होता है, अगर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसका जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, वो कम होने लगता है, डिक्लाइन होता है। तो इसलिए बी का 1 हो जाएगा। यानी बी का हो जाएगा, बी में क्या है, घटते सीमांत उत्पाद का नियम। तो इसका 1 हो जाएगा। निश्चित बिंदु के बाद बढ़ती हुई आगत सीमांत उत्पाद में गिरावट लाती है। फिर तीसरा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो इसमें क्या हो रहा था, अगर इनपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो आज एक टाइम के बाद प्रोडक्शन है जो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका 3 हो जाएगा। यानी परिवर्तनशील अनुपात का नियम में क्या बताता है, सीमांत उत्पाद शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है फिर गिर जाता है। तो इस तरह से ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे इकोनॉमिक टर्म्स अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच इंस्टीट्यूशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961 टू प्रमोट मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी। राइट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। Which schedule of the Constitution contains provision for the disqualification of legislature under the anti-defection law? कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत उपयोग अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है। राइट आंसर 10th शेड्यूल। तो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, जिसे याद कर सकते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ट्रिक से। तो जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो फर्स्ट शेड्यूल है टेरिटरी, सेकंड है इमोल्यूमेंट्स, यानी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो भी सैलरी वगैरह ये सब दिए जाते हैं वो सेकंड शेड्यूल में आती है। उसका तीसरा है अफर्मेशन एंड ओथ्स, चौथा है राज्यसभा, पांचवा शेड्यूल्ड एरियाज, छठा है अदर शेड्यूल्ड एरियाज, सातवां है फेडरल स्ट्रक्चर लिस्ट, आठवां है ऑफिशियल लैंग्वेज, 9th है लैंड रिफॉर्म्स, 10th है एंटी डिफेक्शन, यानी जो दर बदल होता है उसके बारे में। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। 10th शेड्यूल में है डिफेक्शन, 11th में है पंचायत और 12th में है म्यूनसिपलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर व्हाइट ब्लड सेल्स? श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? राइट आंसर है लिकोसाइट्स, इसे बोला जाता है। तो अब हम लोग ब्लड के कंपोनेंट्स और उसके साइंटिफिक नेम को देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है। तो रेड ब्लड सेल को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर सारे बॉडी पार्ट को ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स, इसे कहते हैं लिकोसाइट्स। इसका काम होता है इम्यून सिस्टम में, यानी ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये इन्फेक्शंस और डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इससे। उसके बाद है प्लेटलेट्स, ये इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ये इसका काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, यानी ब्लड जब कट लगती है बॉडी में तो ब्लड को स्टॉप करने के लिए, फ्लो होने से उसे रोकने के लिए ब्लड का क्लॉटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स। उसके बाद है प्लाज्मा, ये क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है ब्लड के अंदर। ये 55% होता है, जो कि वाटर से और जिसमें कि वाटर और भी डिजोल्व सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल सॉल्ट्स, फैट्स एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। विच फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज? कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो फोर्स जो होता है क्या होता है, एक फिजिकल कॉज होता है जिसके कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस में
चेंजिंग आता है या फिर उसमें मोशन आ जाता है, तो उसे कहते हैं फोर्स। अब इसमें फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जिसमें कि टच किया जाता है ऑब्जेक्ट को, तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, इसमें है स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एयर रेसिस्टेंस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ दूरी से ही फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो कब अराइज होता है, तो ये जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इंटरेक्शन होता है उसके कारण चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ये दोनों क्या है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कब बोलेंगे, तो जो अब जब Q1 और Q2 जो चार्ज है वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो भी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर ही आता है। और जब मूवमेंट करता रहता है Q1 और Q2 चार्ज मूवमेंट करता है उस समय जो फोर्स लगता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेसिकली ये याद रखना है कि दो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये कहाँ पे देखा जाता है, इसका एग्जाम्पल है कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, उसमें रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है, एक माइनस है और एक प्लस है, अपोजिट चार्ज है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो ये एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू ही जो एटम्स का स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, लाइट, रेडियो वेव्स, ये सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, न्यूक्लियस के अंदर अप्लाई होगा। तो न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसे एक दूसरे से बांध कर रखता है इस फोर्स के थ्रू। यहाँ पे न्यूक्लियस है जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाए रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पे। तो ये होता है न्यूक्लियस फोर्स। और इसका एग्जांपल है कि इस रेडियो एक्टिव डीके में न्यूक्लियस फोर्स का यूज होता है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी भी यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसके अंदर मास होते हैं उसके बीच में ये अप्लाई होता है। तो ये जो फोर्स है वो एक स्टार से लेकर एप्पल्स के बीच में भी फोर्स अप्लाई हो सकता है, यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसके अंदर मास होता है उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इंश्योर दैट एंटिटीज कलेक्टिंग पर्सनल डेटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है। राइट आंसर है नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क, यानी सूचना और पसंद आधारित ढांचा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि जैसे से उपभोक्ता किसी वस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स का उपयोग करता है वैसे उससे क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट्स डिक्रीजेज। यानी जो इसके बारे में मैंने डिटेल में ऊपर बता दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। जैसे जैसे एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज मिलते जाते हैं उसका जो सक्सेसिवली जो यूटिलिटी होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स अ डेल्टा फ्रॉम अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है। राइट आंसर है गोदावरी।
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रिवर्स हैं जो डेल्टा बनाते हैं और कौन कौन से रिवर जो डेल्टा नहीं बनाते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, तो एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्च्यूरीज। तो डेल्टा का मतलब है कि कोई रिवर अगर इधर से ऐसे फ्लो करके आ रही है तो जब वो सी में मिलेगी तो वो बहुत सारे चैनल बनाएगी पहले, और उसके बाद वो अपने साथ कुछ डिपोजिशन लेकर आती है, कुछ मतलब सब्सटेंस लेकर आती है और वो डिपॉजिट करती है और उसके बाद सी में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो लैंड होता है उसे ही डेल्टा कहा जाता है। लेकिन जो एक एस्च्यूरी होता है वो क्या होता है, सपोज ये रिवर है, ये सी में डायरेक्टली मिल जाती है, वो कुछ भी डिपोजिशन नहीं लाती है और चैनल भी नहीं बनाती है, तो ये होता है एस्च्यूरी। तो हम लोग देख लेते हैं डेल्टा कौन कौन से रिवर बनाती है। तो इसमें है जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इंडिया का, यहाँ पे मैप में देख लेते हैं, ये इंडिया है तो ये साइड, इस साइड क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इसका नेम देखेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन सा कोस्ट आता है, उत्कल कोस्ट है, नॉर्दर्न सरकार है, कोरोमंडल कोस्ट है। और जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें कौन कौन सा है, कच्छ है, काठियावाड़ है, कोंकण कोस्ट है, कन्नाड़ कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है। तो इस तरह से जो ईस्टर्न कोस्ट में फ्लो होने वाली रिवर्स है कौन कौन सी जो डेल्टा बनाती है, उसमें कौन कौन सी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये सभी डेल्टा बनाती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। और इसमें जो कृष्णा है उससे ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण वहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो बिल्कुल हाई प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर्स फ्लो होती है वो डेल्टा नहीं बनाती। इसमें कौन कौन सी है, नर्मदा है और तापी है, जो कि एस्च्यूरी बनाती है। उसका स्लोप जो होता है बिल्कुल स्टीप होता है वेस्टर्न घाट का, इसके कारण वहाँ पे डेल्टा नहीं बन पाता और ये सिग्निफिकेंट डिपोजिशन भी नहीं कर पाते। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। मैच द फॉलोइंग फोक फॉर्म्स। यहाँ पे फोक डांस और फोक म्यूजिक के बारे में नेम दिया गया है। इसमें है सोहर, छकरी, लामान और कजरी। इसके बारे में मैच करना है। तो इसमें अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वैसे तो फोक म्यूजिक एंड डांसेस इंडिया के बहुत सारे हैं, तो उसे एक अलग वीडियो में कवर करूँगी। यहाँ पे बस जिसके बारे में दिया गया है उसे बस देख लेते हैं। तो सोहर जो है वो चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग के समय पे न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके स्वागत के लिए गाया जाता है और डांस किया जाता है। और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद छकरी, ये जम्मू कश्मीर का एक फोक म्यूजिक है जो कि जम्मू कश्मीर में गाया जाता है और ये सिम्बोलाइज करता है यूनिटी ऑन कल्चरल हेरिटेज को। उसके बाद है लामान, ये हिली रीजन में किया जाता है और ये हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। इसमें इस म्यूजिक में इसका थीम होता है, क्या एक्सप्रेस करता है इस म्यूजिक के थ्रू, इसमें लव और चार्म जो होता है नेचर का उसे दिखाया जाता है। उसके बाद है कजरी, ये जो फोक सॉन्ग और डांस है वो ऑरिजिनेट हुआ है जो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भोजपुरी और अवधी स्पीकिंग रीजन्स है वहाँ पे, और ये मानसून के सीजन के टाइम पे किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और इसमें मानसून के सीजन में अपना मेलंकोली, जॉय, लॉजिंग ये सब इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सोहर। सोहर के बारे में क्या था, ये चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग गाया जाता है, तो ए का हो जाएगा, 2 हो जाएगा ए का। तो सोहर कब गाया जाता है, जन्म उत्सव के दौरान गाया जाने वाला यह गीत सांस्कृतिक सम्मिश्रण को दर्शाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। फिर बी जो छकरी है वो उसका क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, यानी ये कश्मीरी ग्रुप सॉन्ग है विथ रवाब, सरंगी और ठुमक नारी। जो छकरी है जो हिली रीजन में गाया जाता है यानी कश्मीर में गाया जाता है, इसका 4 हो जाएगा। रवाब, सारंगी, ठुमक नारी के साथ कश्मीरी समूह गीत है। उसके बाद जो लामान है उसका 1 हो जाएगा, यानी ये जो लव सॉन्ग्स है जो कि गर्ल्स एंड बॉयज के द्वारा हिल टॉप्स में गाए जाते हैं। उसके बाद कजरी, लामैन हो जाएगा, पहाड़ियों की चोटियों पर लड़के लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले प्रेम गीत। उसके बाद कजरी जो है इसका हो जाएगा 3, ऑल नाइट्स विमेन सॉन्ग इन रेनी सीजन डांस इन सेमी सर्कल, यानी कजरी जो है वो बिहार यूपी में किया जाता है और ये वर्षा ऋतु में रात भर गाए जाने वाले महिला गीत होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96।
विच ऑफ दिज रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के से उद्गम नहीं लेती। राइट आंसर है गंगा नदी। अब हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में देख लेते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन सा स्टेट में फ्लो होती है। तो मेजर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर यानी कि ये इंडिया है, तो इंडिया का ये क्या है, ये 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, तो इस पार्ट में जो रिवर्स होगा वो पेनिनसुलर रिवर कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है ईस्टर्न फ्लो होने वाले हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि कहाँ बह कर जाती है, मिलती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद वेस्टर्न फ्लो होने वाली है नर्मदा तापी, जो कि ड्रेन होती है अरेबियन सी में। और इसके अलावा और भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिसमें है दामोदर, बैगई, पेन्नार, सुवर्णरेखा और ये सभी जो है वो ऑरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से और भी दूसरे प्लेट्यू पठार से। तो ईस्टर्न डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाले रिवर्स है जिसमें महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ में ऑरिजिनेट होती है और ये उड़ीसा से होते हुए वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद गोदावरी जो है ये साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट्स नासिक में, महाराष्ट्र में, और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद है कृष्णा, ये राइज होती है महाबलेश्वर, जो कि सह्याद्री रेंज में है, वहाँ पे राइज होती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद कावेरी जो है जो ऑरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि कोडागु डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के, वो भी ये भी नदी यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, इसमें नर्मदा जो कि फ्लो होती है रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली का मतलब है इस तरह से एक उठा हुआ पार्ट होता है, ये धंसा हुआ होता है और ये उठा हुआ होता है, और यहाँ से वाटर फ्लो होती है आगे के डायरेक्शन में, तो ये होता है रिफ्ट वैली। और इसी से फ्लो होती है नर्मदा नदी, ये ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद तापी, ये महादेव हिल्स सतपुरा रेंज से ऑरिजिनेट होती है और ये एक मेजर रिवर फ्लोइंग है वेस्ट में, जो कि मध्य प्रदेश से ऑरिजिनेट होती है। और उसके बाद है लूनी, जो कि राजस्थान में फ्लो होती है। लूनी जो है राजस्थान की एक सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिसके ओरिजिन को देख लेते हैं। इसमें है गंगा, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है उत्तराखंड में। यमुना यमुनेत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में ऑरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा, जो कि तिब्बतन प्लेट्यू मानसरोवर लेक के पास से ऑरिजिनेट होती है। इंडस, जो कि मानसरोवर के पास से तिब्बतन प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होती है। और सोन मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ऑरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग क्या है प्लेट्यू है। यहाँ पे दक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। तो यहाँ पे सभी के बारे में बताया गया है। माउंटेन रेंज कौन कौन से कहाँ पे है। यहाँ पे है अरावली, यहाँ पे दूसरा में क्या है, यहाँ पे है विंध्या रेंज, तीसरा में सतपुड़ा, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है। चौथा महादेव हिल्स, यहाँ पे महादेव हिल्स है। पाँचवा मैकॉल रेंज, पाँचवा यहाँ पे मैकॉल रेंज है। 6 में वेस्टर्न घाट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। और यहाँ पे है इस साइड है वेस्टर्न घाट 6 में, और 7 में है इधर ईस्टर्न घाट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97, विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई। तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन थे। राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे हम लोग तराई के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई जो हुआ 1191 में हुआ। यहाँ पे किसके किसके बीच में हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यहाँ पे आउटकम क्या हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान ने बैटल को जीता और मोहम्मद गौरी हार गया। उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ तराई हुआ वो 1192 में हुआ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर से हुआ, और इसमें क्या हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हारा। तो इस तरह से एक में मोहम्मद गौरी जीता और एक में पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच मुगल एम्परर इशूड द दक्कन कैंपेन अगेंस्ट द मराठाज एंड स्पेंट सिग्निफिकेंट टाइम इन द रीजन। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया। राइट आंसर है औरंगजेब ने। तो अब हम लोग औरंगजेब के जो मेजर कैंपेन्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है मुगल वार ऑफ सक्सेशन, ये हुआ 1658 से लेकर 1659 तक। इसमें किसके किसके बीच में हुआ, मुगल इम्परर
औरंगजेब और उसके ब्रदर्स के बीच में हुआ, जब उसके जो उन लोगों के जो फादर हैं शाहजहां, वो जब बीमार पड़े तो भाइयों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गया। तो ये कहलाया मुगल वॉर ऑफ सक्सेशन। इसमें हुआ सबसे पहला बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में। इसमें बैटल हुआ औरंगजेब और दारा सिकोय के बीच में। इसमें औरंगजेब जीता। उसके बाद है बैटल ऑफ खाजवा, ये 1659 में हुआ। इसमें औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में हुआ। इसमें भी औरंगजेब ही जीता। तो इस तरह से औरंगजेब है जो थ्रोन को हासिल किया। उसके बाद दूसरा जो वॉर हुआ, वो कैंपेन हुआ, वो डेक्कन वॉर्स है 1680 से लेकर 1707 तक। इसमें औरंगजेब ने 27 ईयर्स तक लगातार कैंपेन किया ताकि मराठा किंगडम और बीजापुर जो आदिल शाही के अंडर में और गोलकोंडा जो कि कुतुब शाही के सल्तनत के अंदर में था, वो सभी को क्या कर पाए, उससे एनेक्स कर पाए, छीन सके, इस पे अपना कंट्रोल ला पाए। इसके लिए 27 ईयर्स तक इसने अपना कैंपेन किया। उसके बाद औरंगजेब ने अपना कैपिटल औरंगाबाद कर दिया। इसी 27 ईयर्स तक जो कैंपेन चला उसमें मराठा किंगडम को जीतने के लिए ये औरंगजेब है जो अपना कैपिटल भी औरंगाबाद शिफ्ट कर दिया ताकि कैंपेन को वो आसानी से ओवरसी कर पाए। उसके बाद तीसरा कैंपेन रहा मुगल राजपूत वॉर 1679 से लेकर 1707 तक। तो ये जो वॉर था वो क्यों हुआ, तो औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसीज था वो बिल्कुल इंटॉलरेंट था। इसके कारण क्या हुआ, लॉन्ग जो पीस था वो डिस्टर्ब हुआ राजपूत के साथ, और राजपूत और औरंगजेब के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत लंबा चला और औरंगजेब के डेथ तक ये चला। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था जो डेक्कन कैंपेन जो हुआ मराठा के अगेंस्ट में, वो बहुत सबसे लंबा समय तक चला था, वो किसका था, औरंगजेब का। इसी कारण पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य एम्पायर है जो कब से कब तक रहा, 322 से लेकर 185 BC तक। और ये फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था, यानी पूरे इंडिया में इसका एम्पायर फैला हुआ था। इसके सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 297 BC तक, जो कि फाउंडर थे इस एम्पायर के। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद एम्पायर को ओवरथ्रो किया, हराया, और किसके हेल्प से, उनके चीफ मिनिस्टर थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य बोला जाता है, उनके हेल्प से नंदा एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और इन्होंने सेल्यूकस वन निकेटर को भी हराया जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट्स के जनरल थे। और इस तरह से नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल हासिल किया। और इसके बाद एक ट्रीटी किया, सेल्यूसिड्स ट्रीटी किया सेल्यूकस निकेटर से जीतने के बाद। उसके बाद लाइफ के एंड में वो कौन से धर्म को फॉलो करने लगे, जैन को फॉलो करने लगे, और उन्होंने अपने थ्रोन को छोड़ दिया और वो अब ये जर्नी पे निकल गए 7 बेलगोला जो कि कर्नाटका में है, वहाँ के लिए। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, उनके बेटे थे बिंदुसार, जिनका टाइम पीरियड रहा 297 से लेकर 273 BC तक। इन्होंने एम्पायर को स्टेबल किया, मेंटेन किया, और इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया साउथ में भी। और इन्होंने कलिंगा किंगडम को ये जीतने में अनेबल रहे, ये नहीं जीत पाए। तो बिंदुसार के बाद आए अशोका, इनका टाइम पीरियड था 268 से 232 BC तक। तो बिंदुसार कलिंगा किंगडम को नहीं जीत पाए, लेकिन इस अशोका ने कलिंगा को जीत लिया। और इसके बाद अशोका ने देखा कि इस वॉर में बहुत सारे लाइफ लॉस हुए। इसके कारण अशोका जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, और ये फिर पीस के प्रमोटर बन गए, पीस को फैलाने लगे। और इन्होंने नॉन वायलेंस और धर्म ये सभी को प्रमोट किया, और इस तरह से राइटियसनेस और सोशल वेलफेयर को भी एम्पायर के अंदर फैलाया, उसे डेवलप किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट इज द टर्म फॉर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू
इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज। कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, आजीविका का विविधीकरण। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन और इकोनॉमिक ट्रांजिशन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि सोसाइटी के इकोनॉमी के अंदर अगर एग्रीकल्चर पहले प्राइमरीली क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर हो रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री ये सब ज़्यादा डोमिनेट करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो मैनुअल लेबर हैं उन लोगों का नीड कम होने लगता है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। तो जब लोग क्या होते हैं कि सिटीज के तरफ माइग्रेशन करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन सेंटर्स पे शिफ्ट होने लगते हैं, माइग्रेट करने लगते हैं, ताकि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और भी दूसरे लाइफ को बेटर करने के लिए फैसिलिटी मिले। इसके कारण लोग रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया में शिफ्ट करते हैं, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, यानी जब वर्कफोर्स है वो शिफ्ट करता है एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे ऑक्यूपेशन में, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आता है, जिसमें कि न्यू जॉब क्रिएट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, सर्विस सेक्टर में, और इस तरह से वर्कर्स को इनकरेज किया जाता है एग्रीकल्चर को छोड़ने पे, तो इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद है इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इसमें क्या है, एक ब्रॉड स्केल शिफ्ट होता है इकोनॉमी का सोसाइटी के अंदर, यानी पहले क्या था, एग्रेरियन था सोसाइटी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, लेकिन बाद में क्या होता है, इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो जाता है, इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाता है। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं इकोनॉमिक ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन जो है उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ जाएगा, अर्बनाइजेशन भी आ जाएगा और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाएगा। तो इकोनॉमिक ट्रांजिशन का ही ये सभी पार्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को, जो 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस थे, उसे डिटेल में मैंने कवर किया। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। और इस तरह से पढ़ने पे क्या होता है कि जीके के क्वेश्चंस को याद करना मुश्किल नहीं होता और लंबे समय तक याद भी रहता है। इसलिए आप जीके को इस तरह से ही पढ़ें विथ डिटेल्स। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।